अगर आपसे ये कहा जाए कि लोकसभा का टेन्योर 5 साल से बढ़ के बीच में 6 साल किया गया था, तो क्या पता है आपको किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये हुआ था, या फिर जीएसटी किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था? ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, लेकिन जब इनके एक्ट्स याद करने होते हैं तो याद नहीं रहते कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से क्या चीज़ हुई थी। और याद करना जेनुअनली बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स हुए हैं। क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि जो एक बार बन गया वो बन गया। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो इंडिया में अब तक 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं। सब याद करना ना तो पॉसिबल है और ना ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। देखिए, इस एक्ट की कहानी की शुरुआत होती है 1950 से। 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन के बाद में हमें 7 फंडामेंटल राइट मिले थे, जिसमें एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। अब दिक्कत आ रही थी यहाँ की ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदार्स के पास में बहुत ज़्यादा लैंड्स थी, मतलब एक स्मॉल नंबर ऑफ ज़मींदार्स बहुत बड़ा लैंड चंक अपने पास रखे हुए थे। गवर्नमेंट चाह रही थी कि उस सबको नेशनलाइज किया जाए और बांट दिया जाए लोगों में। तो जब भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती, तो ये सभी लोग इस राइट टू प्रॉपर्टी वाले फंडामेंटल राइट की दुहाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच जाते। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बाध्य थे संविधान से, क्योंकि संविधान में उन्हें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी का। तो हाई कोर्ट्स ज़्यादातर केसेस में, या कहें अक्सर हर केस में, ज़मींदार्स के फेवर में निर्णय दे रहे थे। तो गवर्नमेंट के लिए एक सिचुएशन ऐसी कैच 22 सिचुएशन बन गई थी कि वो चाह रहे थे कि फंडामेंटल राइट दिया जाए राइट टू प्रॉपर्टी का, और उसका मिसयूज़ इंडिया को रिपब्लिक बने 1 साल भी नहीं हुआ था तब तक होने लग गया था। इस सिचुएशन में लाया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन्होंने 9th शेड्यूल एक्ट ऐड किया। जब संविधान लागू हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो 8 शेड्यूल्स तो ऑलरेडी उसमें थे ही। 9th शेड्यूल ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और ये कहा गया था कि जो भी कोई कानून अगर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में रखा जाएगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते किसी भी कंडीशन में। इसके अलावा आर्टिकल 31A 31B भी इंट्रोड्यूस हुए थे। इन आर्टिकल्स का मेन पर्पज़ ये था कि अगर कोई भी लॉ बनता है फॉर सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर, तो वो फंडामेंटल राइट के ऊपर माना जाएगा। मतलब उसको फंडामेंटल राइट के बेसिस पर चैलेंज नहीं कर सकते आप, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते आप। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें हुई थी जो कि बहुत लोग मिस कर देते हैं। आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। 19(2) इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वर्ड इन्होंने ऐड कर दिया था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमेशा रहेंगी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। सो आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐड हुआ था। सो इन शॉर्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 3 चीज़ें हुई थी। एक 9th शेड्यूल ऐड हुआ था, जिसमें कि कोई भी कानून अगर रखा जाएगा तो वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होगा, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा 31A 31B आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुए थे, और तीसरा आर्टिकल 19(2) जो कि हमें फंडामेंटल राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लाई गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 7th पर, जो कि 1956 में हुआ था। अच्छा, पहला वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था। सेकंड वन नहीं, 7th जो सेकंड इंपॉर्टेंट है हमारी लिस्ट में, वो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1956 में हुआ था। अब देखिए, 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो स्टेट्स 4 कैटेगरी में डिवाइड हुए थे, A B C D, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बना दिए गए थे। लेकिन इसमें हो क्या रहा था कि एक स्टेट के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस के लोग थे। मतलब एक स्टेट में तमिल वाले भी रहेंगे, तेलुगु वाले भी थे, मलयाली भी थे। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही थी, लोगों को भी दिक्कत हो रही थी, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई खास सहूलियत थी नहीं इसको लेकर के। तो इस वजह से एक डिमांड उठने लगी थी कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए लैंग्वेज के बेसिस पे। इसमें सबसे बड़ा, इस डिमांड में सबसे बड़ा नाम था पोटी श्रीरामुलु का। ये 1952 में फास्ट पे बैठे थे फॉर द डिमांड ऑफ तेलुगु स्पीकिंग स्टेट, और उसी फास्ट के दौरान उनकी डेथ भी हो गई थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी अपॉइंट की थी, और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी SRC की जो रिकमेंडेशंस थी, इन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर लाया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो पार्ट A B C D कैटेगरी में स्टेट्स बने हुए थे, इसको एक तरह से ख़त्म कर दिया गया था, और सिर्फ 2 तरह के स्टेट्स बनाए गए थे। एक तो नॉर्मल स्टेट्स
और एक रहेंगे यूनियन टेरिटरीज। तो ये था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1961 में ही आया था। तो इसको लेकर के थोड़ी सी इंडिपेंडेंस की कहानी है। 1947 में इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गया था ब्रिटिशर्स के रूल से, लेकिन कुछ टेरिटरीज हमारी अभी भी पोर्चुगीज़ के कंट्रोल में थी। और ऐसी ही एक टेरिटरी थी दादर एंड नागर हवेली। यहाँ पर 1954 में लोकल प्रोटेस्ट हुई। लोकल प्रोटेस्ट के बाद में पोर्चुगीज़ ने यहाँ पर अपना कंट्रोल छोड़ दिया था। इंडिया ने उस समय पर 1954 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो दादर एंड नागर हवेली पर कर लिया था, लेकिन एक फॉर्मल स्टेट की का दर्जा नहीं दिया था। वो दर्जा दिया गया था 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1961 में। और एक्चुअली स्टेट नहीं बनाया था, यूनियन टेरिटरी बनाया था। सो 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से दादर एंड नागर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था इंडिया का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज 12th, जो कि 1962 में हुआ था। अगेन सेम कहानी है। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन पोर्चुगीज़ रह गए थे। और दादर एंड नागर हवेली के अलावा इनके पास गोवा था, दमन था और दीव था। ये इन्होंने छोड़े नहीं थे। 1954 में लोकल प्रोटेस्ट की वजह से इन्होंने दादर एंड नागर हवेली तो छोड़ दिया था, लेकिन ये तीन गोवा, दमन एंड दीव नहीं छोड़ा था। इंडिया काफ़ी बार इनसे पीसफुली बात करती रही, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। तो उसके बाद में 1961 में ऑपरेशन विजय ये कंडक्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने, और यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस की मदद से गोवा और दमन एंड दीव को लिबरेट कराया गया। इसके बाद में गवर्नमेंट लेकर के आई 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पर कि गोवा एंड दमन एंड दीव को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। दमन एंड दीव तो उसके बाद भी यूनियन टेरिटरी का रहा, लेकिन गोवा जो है वो एक प्रॉपर स्टेट बन गया था 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 से। नाउ कम्स द 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। ये नागालैंड को लेकर के है। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद में नागालैंड या फिर नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारी ऐसी ट्राइब्स थी जो कि एक अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की डिमांड कर रही थी और प्रोटेस्ट कर रही थी। वो प्रोटेस्ट कई बार इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो इंडिया से इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगी थी। ऐसे ही एक ट्राइब थी नागा लोगों की। वो लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस ही दे दीजिए। तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने इनके साथ में डिस्कशंस किए और 16 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया था 1960 में नागाज़ के साथ में। और इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था, जिसके तहत नागालैंड 1963 में एक फुल फ्लैज स्टेट बन गया था इंडिया का। और इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 371A इंट्रोड्यूस हुआ था, जिससे कि कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस दिए गए थे नागालैंड को। ये प्रोटेक्शंस बाद में बहुत सारे स्टेट्स को दिए गए। 371A, B, C, D ऐसे बहुत सारे आते गए। नाउ द नेक्स्ट वन इज 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि फ्रेंच को लेकर के है। 1947 में इंग्लिश तो चले गए थे, लेकिन पोर्चुगीज़, फ्रेंच ये लोग रह गए थे। पोर्चुगीज़ का तो मैंने बताया कि वो लोग जा नहीं रहे थे। एक बार तो लोकल प्रोटेस्ट हुई, एक बार ऑपरेशन विजय हुआ, लेकिन फ्रेंच जो थे वो आराम से चले गए थे। और लास्ट में उनके पास जो रह गया था वो था पुडुचेरी, जो कि उस समय पौंडीचेरी कहा जाता था, कराईकल, माहे, यमन। ये कुछ जगह थी जो उनके पास रह गई थी। गवर्नमेंट इंटरवीन करती रही, रिक्वेस्ट करती रही। उसके बाद में उन्होंने अल्टीमेटली 1954 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट को इन जगहों का दे दिया था, लेकिन लीगल कंट्रोल नहीं मिला था। लीगल कंट्रोल उन्होंने दिया था इंडिया को 1962 में। और इन स्टेट्स को लीगली इंडिया का पार्ट बनाने के लिए 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1962 में, जिसके तहत पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यमन इनको एक यूनियन टेरिटरी के अंडर रखा गया, जिसका नाम था पुडुचेरी, उस समय पौंडीचेरी। द नेक्स्ट वन इज 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिससे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ बने। देखिए, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आपके स्टेट्स को रिकॉग्नाइज तो कर दिया गया था लैंग्वेजेस के बेसिस पे, लेकिन पंजाब और हरियाणा वाली प्रॉब्लम अभी भी रह गई थी। पंजाब एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर पंजाबी स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग लोग बहुत मात्रा में थे। तो धीरे धीरे वहाँ एक डिमांड उठने लगी थी पंजाबी सूबा की। पंजाबी सूबा मूवमेंट उठने लगा था कि हमें एक पंजाबी सूबा चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जिसमें कि क्लैरिफाई किया गया पार्लियामेंट की पावर को टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स इफेक्टिवली। मतलब इससे बहुत लोग ये कन्फ्यूजन करते हैं कि हरियाणा बना डायरेक्टली हरियाणा नहीं बना था। ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन ये आएगा कि 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हरियाणा बना या फिर तेलंगाना बना या कुछ और बना, तो ऑब्वियसली आप हरियाणा ही टिक करेंगे। लेकिन एक्चुअली ये हुआ था कि पार्लियामेंट की पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स इफेक्टिवली, इसको क्लैरिफाई किया गया था।
और इसके तहत बनाया गया था पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 96, जिस एक्ट के तहत एक नया स्टेट हरियाणा बनाया गया और पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया और चंडीगढ़ को एक नया यूटी बनाया गया और साथ में इनका कैपिटल भी बनाया गया। तो ये सब जो चीज़ें हुई थी ये इस एक्ट के तहत हुई थी, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से नहीं हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से तो ये एक्ट बना था पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब आता है 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखिए इसकी कहानी ऐसी है कि 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद में सिंधी स्पीकिंग जो लोग थे वो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए और धीरे धीरे वो डिमांड उठाने लगे कि उनकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए संवैधानिकली। तो गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को माना और 8th शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेजेस हैं। इनिशियली ओरिजिनली कितनी लैंग्वेज थी, 14, उसमें एक लैंग्वेज और ऐड कर दी गई, सिंधी लैंग्वेज, तो 15 लैंग्वेज अल्टीमेटली हो गई थी। तो 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 से हिंदी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। 8th शेड्यूल क्या था, 8th शेड्यूल में सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको संविधान ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। कमेंट करके बताइएगा कि आज की डेट में कितनी लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल के अंदर। इसके अलावा लास्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज़ 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1969। असम के अंदर मेघालय एक रीजन हुआ करता था उस समय पर और वहाँ पर ये ट्राइब्स थी, गारो खासी जयंतिया, जो कि अपनी ऑटोनॉमी चाहती थी। तो इनको ऑटोनॉमी देने के लिए 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 244A इंट्रोड्यूस किया गया, इंसर्ट किया गया संविधान में, जिससे कि मेघालय को एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाया गया। मतलब स्टेट पूरा नहीं बनाया गया, ये ऑटोनॉमस स्टेट बना मेघालय उस समय पे और लेटर 1972 में फुल स्टेट बन गया था मेघालय। 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1969 से ऑटोनॉमस स्टेट बना था असम के अंदर मेघालय जो है। ये आपकी एक रिवीजन शीट है, इसे आप रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना उन लोगों के साथ में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर RO का UPPSC या फिर UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कर देना।